अस्सलाम वालेकुम। 24 अगस्त की कॉल लेके आपके साथ हूँ जनाब। सबसे पहले आज के सेशन को रैप अप करेंगे। अच्छा, रैप अप का सिचुएशन हमने थोड़ा सा तब्दील किया है कल से, और हम कोशिश कर रहे हैं रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आपके सामने डिस्कशन में लेकर आएँ जिससे आपकी जो ट्रेडिंग के ज़ाविये हैं वो दुरुस्त हों। मुख्तलिफ़ कौन कौन सी जगहों पे एक ट्रेडर को नज़र रखनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें आपको दिखाएं। सब में पहले तो ऊपर आपको आज का चार्ट नज़र आ रहा है, उसमें कोई हैरानकुन बात नहीं है। आपको ऑलरेडी जो कॉल दी गई थी उसमें मंदी का रुझान पर बात की गई थी। 47,145 हमारा टारगेट भी था और वो टारगेट बासानी अचीव हो गया था मेरे ख़्याल में 11 बजे के करीब। उसके बाद फिर उस एरिया में स्ट्रगल हुई। देखिए 11 बजे से 1 बजे तक 47,145 के पास ट्रेड करना इस बात की ज़मानत है कि उस लेवल को मार्केट जो है रिकग्नाइज़ कर रही है। टारगेट भी था, उसने उसको अचीव भी किया और उसको एज अ सपोर्ट रिकग्नाइज किया। 11 बजे से अगर 1 बजे तक 2 घंटे 2.25 घंटे वहाँ रुकती है, उसके बाद फिर और नीचे चली जाती है। वॉल्यूम देखें तो 9 करोड़ 61 लाख है। अगर 9 करोड़ 61 लाख वॉल्यूम है तो ज़रा दाएं जानिब अपने टॉप वॉल्यूमर को देख लीजिए। 1 करोड़ 60 लाख तो OGDC के हैं, तो अब कितने रह गए? 8 करोड़। 8 करोड़ में से 88 लाख PPL के निकाल दीजिए, कितने रह गए? 7 करोड़ 20 लाख, नहीं 7 करोड़ 12 लाख। 7 करोड़ 12 लाख, अब हिसाब मुश्किल हो जाएगा। फिर 80 लाख कराची इलेक्ट्रिक के निकाल दीजिए। यानी कि अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 3 4 5 MCB तक 5 करोड़ का वॉल्यूम है, ठीक है ना। एक मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो अगर 5 करोड़ 9 करोड़ 60 लाख में से निकाल दें तो 4 करोड़ 60 लाख बनते हैं। तो बाकी 4 करोड़ 60 लाख की डिस्ट्रीब्यूशन है। और ज़रा पहले और दूसरे स्टॉक के वॉल्यूम का डिफरेंस देखिए, 1 करोड़ 60 लाख और 88 लाख। तो बड़ी ही टारगेटेड किस्म की तेज़ी थी, ठीक है, जो जिन स्टॉक्स में तेज़ी थी। और OGDC के बारे में ऑलरेडी आपको कल कॉल दी गई थी। वैसे तो OGDC रेगुलर कॉल में आपको मिल ही रहा है, मगर अगर आप कल की कॉल में देखें, आज OGDC का अगर आप हाई देख रहे होंगे तो OGDC ने आखिर में जाके अपने उस हाई को तोड़ा है जो पहले सुबह एक हाई बना लिया था, उसके बाद फिर उसने आखिर में जाके उस हाई को तोड़ा है। अच्छा, अब अगर आप कल की कॉल पे बात करेंगे तो कल इसमें हमारा मौक़िफ़ ये था कि इसको 100.35 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, ठीक है ना। अगर 100.35 के ऊपर रुकता है तो ये अच्छा है, नहीं तो ये प्रेशर लेगा। तो अब आप देख लीजिए ये 100.35 के ऊपर रुक सका है या नहीं। आपके सामने उसका इंट्राडे चार्ट खोलिए और ख़ुद ही एक लाइन खींचे 100.35 पे, आपको बात समझ में आ जाएगी। मगर बहरहाल बुल्स ने अभी गिव अप नहीं किया। बहरहाल हम आगे चलते हैं। PPL भी आज की कॉल में था, सब में ज़बरदस्त PSO था। PSO जो आज की कॉल में था, तो PSO की मैं कॉल आपको अगर बताऊं तो PSO में एक बाइंग टारगेट दिया गया था कि जो कल की क्लोजिंग थी वहाँ से इसको बाय करना था और इसको 115 तक स्प्लिट करना था। और अगर आप आज का लो देखें PSO का, तो आज का PSO का लो है जनाब, PSO का लो, लेट मी चेक। PSO किधर गया? PSO, हाँ, 116.61 का लो है। तो 115 तक इसको जमा करना था। अगर आपने इसको 115 तक जमा किया है तो इसकी क्लोजिंग 122.95 की है। तो अगर आपने 117 118 पे भी लिया है तो 5 रुपये ऊपर की क्लोजिंग हुई है। तो ये जब हम एक्यूमुलेशन और आपको स्पेसिफिक बाइंग रेंज देते हैं तो उसके ये फ़वायद होते हैं। अगर थोड़ा सब्र पेशेंस के साथ बाय को टारगेट किया जाए तो उसके ये फ़ायदे होते हैं। तो ये तो था PSO। बैंक अल हबीब रिजल्ट है, उसकी वजह से उसके अंदर एक्साइटमेंट रही। और बहरहाल बैंक अल हबीब वैसे भी बड़ा अच्छा स्टॉक है। अच्छा, नीचे मैंने आपको पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन बताने की कोशिश की है, इसमें सेक्टर वाइज भी और स्टॉक वाइज भी। अगर सेक्टर वाइज आप देखें तो पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन में कमर्शियल बैंकिंग सब में आगे, और कमर्शियल बैंकिंग आगे रहेगी। आगे भी जो है आपको मालूम है कि कमर्शियल बैंकिंग में कौन कौन से स्टॉक आपको रिकमेंड किए गए, तो यकीनन वो अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। उसके बाद ऑयल एंड गैस,
पावर जनरेशन, फर्टिलाइज़र, ये इनका आज कंट्रीब्यूशन है इंडेक्स में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और बात आप नोटिस कीजिए कि बहुत सारे ज़्यादातर सेक्टर जो है, मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है परफॉर्मेंस वाइज। अगर देखें तो कमर्शियल बैंकिंग का तकरीबन 50% से भी कम परफॉर्मेंस ऑयल एंड गैस की है, और ऑयल एंड गैस वो सेक्टर है जो आगे भी परफॉर्म करता रहेगा। अब अगर आप नीचे आ जाएं, स्टॉक वाइज कंट्रीब्यूशन देखें तो आपको नज़र आएगा बैंक अल हबीब और उसके बाद हबको, फिर HBL। अगर आप आगे चलें तो बैंक अल हबीब, हबीब बैंक, UBL, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, मीज़ान बैंक, फैसल बैंक, यानी कि इन मेजर जो कंट्रीब्यूटर है उनमें कितने बैंक है? 1 2 3 4 5 6 तो बैंक हैं उसमें। उसके बाद फिर ज़रा ऑयल सेक्टर को गिनते हैं, 1 2 3 4, रिफाइनरी मिला लें तो 5, तो 5 ऑयल से रिलेटेड स्टॉक हैं, ठीक है। हबको के बाद खैर बहरहाल ये तो थी पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन, तो इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि अच्छा ये चीज़ें टाइम थोड़ी लेती हैं, यानी कि मैं आपके सामने इसको देख रहा हूँ तो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि टोटल अगर मेरा टाइम लेंगी तो ये 30 सेकेंड्स लेंगी इसको समझने में, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट। उसके बाद दाएं जाने मैंने KC 100 का डेली चार्ट दिखाया है जिसमें तकरीबन 4 4 8 12 15 13 कैंडलें हैं। अच्छा, ये बेसिकली मैंने चार्ट आपको दिखाया है जो मौजूदा हाई है वहाँ से आपको लो तक। हाई कितना था? 49,404। लो क्या है? 47,000, ठीक है जी, जो आज का लो है मेरे ख्याल में। तो तकरीबन 2,400 पॉइंट बनते हैं। 2,400 पॉइंट के जो ये सफ़र इस 13-14 सेशन में हुआ है, ये अगस्त 3 से शुरू होता है। तो अगस्त 3 से आज अगस्त 22 है, तो इसमें चार्ट की शक्ल कैसी बन रही है ये आपको दिखाने की कोशिश की है। इसमें मैंने आपको जो वाइट स्क्वायर्स बना के दिखाएं, उसमें मैंने ये दिखाया है कि थोड़ा सा इंडिसीशन की कैफियत रही, कि टग ऑफ वॉर रही, फिर वो टग ऑफ वॉर मंदी का शिकार हुई, जो येलो आपको रेक्टेंगल में दिखाया गया। तो अभी भी आप अगर देखें और उस येलो रेक्टेंगल में मंदी भी हुई और फिर उसके बाद उसमें एक बुलिश वेव आई, मगर वो बुलिश वेव ऐसी नहीं थी जो रेंज से निकाले। अगर आप पिछले अगस्त से पहले क्या था, जुलाई था ना, तो अगर जुलाई एंड की कॉलें देखें या अगस्त की शुरू की कॉलें देखें तो मैं मुसलसल एक बात कह रहा हूँ कि देखें जी, मार्केट अगर साइडवेज और रेंज बाउंड चलती है तो परेशानी कोई नहीं है। अब चूंकि मार्केट ने इतनी बड़ी मूव की थी तो उस रेंज बाउंड मार्केट की अगर 2,400 या 3,000 की रेंज है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त मौका है कि आप अपनी बाइंग बैक करें। एक तो बाय बैक भी हो रही है और दूसरे इस दौरान आपके इन 13-14 सेशन में कई स्टॉक्स ने आपको परफॉर्म भी करके दिया है 12% तक, 8%। तो इन जस्ट इन अ मंथ और लेस देन अ मंथ आपको इतना परफॉर्म करके दिया। तो ये चीज़ें, ये थोड़ा सा ये फील लाने के लिए मैंने आपको ये चार्ट दिखाया कि इस चार्ट को भी समझे। अच्छा जनाब, अब चलते हैं अपने प्रिसाइस लेवल टेबल की तरफ। प्रिसाइस लेवल टेबल अपडेटेड है। अब हम बात कर लेते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट। इसमें देखिए कि मैंने यहाँ पर पिछले 2 सेशन को ये कहा है कि मैं इसको अप्रिशिएट ज़रूर करता हूँ, मगर उसमें एक चीज़ जो मुझे नज़र आती है, इंडिसीशन और टग ऑफ वॉर। इन 2 सेशन को अगर सिर्फ मैं अलग से देखूं तो इससे कोई फैसले की बुनियाद नहीं पड़ती कि मार्केट क्या चाह रही है। मार्केट को थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी और कुछ वॉल्यूम्स दिखाने पड़ेंगे। एक बात हम बार बार कहते हैं, अगर आपको याद हो, क्या कहते हैं वो कहते हैं जनाब हम कि जो कंसिस्टेंसी है, ठीक है, उसके साथ डायरेक्शन बने, वो कंसिस्टेंसी के साथ वॉल्यूम आए और फिर वो डायरेक्शन बने और उसमें वॉल्यूम में इजाफा हो। तो ये 3 बातें हम बताते हैं और इनका एक तरतीब बताते हैं, तो वही उसकी अब हमें ज़रूरत है। और ठीक है, अगर इसमें कोई डायरेक्शन बनती है तो परेशान होने की बात नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर आप ट्रिगर्स पर स्ट्रिक्टली फोकस हैं तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप 48,595 पे फोकस होते पिछले हफ्ते में तो
मैं ये समझता कि आप किसी सूरत भी ये जो 48,595 से 47,000 का सफ़र है, जो 1600 पॉइंट का सफ़र है नीचे की जानिब, ये आपको मुतासर बिल्कुल नहीं करता। खैर बहरहाल आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आप इस डायरेक्शन को अभी तक तो एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, चार्ट अभी भी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मोमेंटम लॉस किया है मार्केट ने। मैंने पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज में भी आपको एक चार्ट की शक्ल दिखाई है, डेली चार्ट है 100 इंडेक्स का। इसमें मैंने ईद के बाद से मूव दिखाई है। अगर आप रैली देखें तो रैली तो ईद से पहले शुरू हो गई थी। उन रैली का जो ब्रेकअप है, अगर आपको याद हो कि पहली रैली का ब्रेकअप इंट्राडे करेक्शन की शक्ल में हुआ था, दूसरी रैली का ब्रेकअप जो है जो आया वो तकरीबन 4-5 सेशन का रेंज बाउंड था या करेक्शन थी, एडजस्टमेंट थी। फिर तीसरी रैली हुई। तीसरी रैली में हमको ये तकरीबन 13-14 सेशन का एडजस्टमेंट या साइडवेज ट्रेंड मिला है, जो ब्लैक कलर के बॉक्स में मैंने आपको दिखाया। तो इस चीज़ को देखिए और समझिए कि मार्केट बड़ा मौका देती है। अगर आप इस चार्ट पे तवज्जो से इसको देखें तो मार्केट ने बड़ा भरपूर मौका दिया है निकलने का, काम करने का। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर कंटिन्यू कर सकता है। अगर 47,383 के नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो प्रेशर कम नहीं होगा, और अगर ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो मार्केट को 47,150 के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा। बुल्स को एक्सपेक्ट हम करेंगे 48,000 के ऊपर जाके। 48,000 से ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तब बुल्स मोमेंटम गेन करना शुरू करेंगे, उससे पहले नहीं। उससे पहले कोई हाइपर मूव बनती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अगर आज की रिकवरी देखो, मैंने अगर जो रैपअप वाली स्लाइड है उसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि आज के जो मार्केट का आगाज़ था वहीं से कंफर्टेबल स्लाइड शुरू हुई 47,000 तक, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप नोटिस करें तो 580 पॉइंट की स्लाइड थी, ठीक है जी, और 411 पॉइंट की रिकवरी थी लो से क्लोजिंग तक। अब अगर आप क्लोजिंग देखें तो क्लोजिंग नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो रही है, क्योंकि 0.73 पॉइंट प्लस मार्केट बंद हुई है। तो इनफैक्ट तो मार्केट ने जो भी लॉस किया था आज वो रिकवर किया है। 580 पॉइंट की स्लाइड इसलिए बन रही है कि मार्केट प्री ओपन में हाई से जो नीचे आई है, इस वजह से 580 पॉइंट बन रही है। तो अब जो ये 411 पॉइंट की रिकवरी है, ये आमतौर पे अगले सेशन की प्री ओपन के लिए बड़ी खुशाइंद होती है, तो वो नज़र आ रही है खुशाइंद। अब अगर मार्केट कल ऊपर खुलने के बहुत चांसेस होंगे कि मार्केट आगाज़ में थोड़ी एक्टिविटी करे, और अगर वो ऐसी एक्टिविटी करती है तो हमें ये देखना है कि 47,618 के ऊपर मार्केट कम से कम रुके तो फिर एक शॉर्ट टर्म मूव बन सकती है। वो शॉर्ट टर्म मूव लिमिटेड है 48,000 के नीचे नीचे तक, ठीक है जी। मतलब 48,000 के नीचे भी आपके पास लेवल है 47,665, 809, 949, तो आपको बहुत सारे लेवल हैं। बेशक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, 48,000 पे जाके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आती है, मगर बहरहाल 47,418 के ऊपर ट्रेड करके आपको एक शॉर्ट टर्म वेव दे सकती है। तो ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं उनके लिए बड़ी आइडियल होती है। अब अगर आप लोगों ने देखा हो तो आपको एक कॉल दी गई दीवान फारूक मोटर की। हम कितने किस्म की कॉलें आपको दे रहे होते हैं। हम आपको शॉर्ट टर्म कॉल देते हैं जो इंट्राडे ट्रेड होती है, ठीक है। हम आपको सेलेक्टिव स्टॉक्स की कॉल देते हैं जो कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म होती हैं। फिर एक पोर्टफोलियो स्टॉक होता है जो जिसका हम पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं और सिलेक्टिव स्टॉक्स में से स्टॉक सेलेक्ट करके उस पोर्टफोलियो में रखते हैं जो एक मखसूस मुद्दत में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे। इसमें हमने आपको जून पोर्टफोलियो दिया, जून एक्सटेंशन पोर्टफोलियो दिया, और अब आपके पास सितंबर पोर्टफोलियो है जिसकी बाइंग शुरू हो चुकी है और अभी हो ही रही है। अब डेली ट्रेड में वो स्टॉक होते हैं जिनका फंडामेंटल का स्ट्रांग होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब अगर आपके सामने दीवान फारूक मोटर की मिसाल ले लें तो दीवान फारूक मोटर आपको दिया गया, मेरे ख्याल में ये स्टॉक आपको दिया गया शॉर्ट टर्म ट्रेड में। अगर आप इसकी 17 अगस्त की कॉल देख लें तो 16 अगस्त की कॉल देख लें तो आप देखेंगे कि इसने टारगेट को किस तरह अचीव किया। आप 16 अगस्त की इसकी अगर कॉल देखते हैं तो 16 अगस्त को और फिर साथ साथ ये भी देखिए, अगर 16 अगस्त की कॉल है तो दीवान फारूक मोटर 15 अगस्त की उसकी क्लोजिंग क्या है। दीवान फारूक मोटर की 15 अगस्त की जो क्लोजिंग है वो 14 रुपये 8 पैसे की है, ठीक है जी।
और दीवान फारूक मोटर के बारे में 16 अगस्त के लिए कहा जाता है कि ये टारगेट कर रहा है जनाब 14:35 और 15:05 को, ठीक है जी। और 16 तारीख को वो 15 रुपये 14 पैसे का हाई बनाता है, यानी कि दोनों टारगेट, इमीडिएट टारगेट भी और जो मेन टारगेट था 15 रुपये 5 पैसे, उसको अचीव कर लेता है। उसके बाद फिर 17 अगस्त को दोबारा दीवान फारूक की कॉल दी जाती है और उसमें बताया जाता है कि 15 रुपये 95 पैसे इसका अब टारगेट है। इसका मतलब क्या होता है कि स्टॉप लॉस जो है अगर इसके ऊपर भी ट्रेड करेगा तो कम से कम स्टॉप लॉस 15.95 के नीचे आ जाएगा। तो 15.95 पे हम 17 तारीख को इसमें से निकल जाते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको एक सीरीज़ में ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि 16 को कॉल दी, 17 को दी, ठीक है। उसके बाद आपको 22 अगस्त को फिर दोबारा कॉल दी गई। अब अगर आप 22 अगस्त की कॉल देखें तो इसमें बताया गया कि अब दोबारा टारगेट दिया गया 15.85 और 16 का, ठीक है जी। यानी कि नीचे आया था तो नीचे इसकी बायबैक हुई और फिर दोबारा 15.85 और 16 का टारगेट दिया। अगर आप लोग आज का दीवान फारूक का मूव देखें तो आज का हाई 16 रुपये 26 पैसे का है और क्लोजिंग 15 रुपये 94 पैसे की है। यानी कि जो दिया गया टारगेट है कमोबेश उसी के पास की क्लोजिंग है। तो ये तो होती है इंट्राडे कॉल। अगर मैं आपको दूसरी कॉलें बताऊं आज की, तो अगर मैं स्टॉक्स पे बात करूं कि और आपके पास कौन से स्टॉक होने चाहिए, तो मेरे ख्याल में बेहतरीन अगर हम बाइंग के बारे में सोचें तो निशात मिल हो सकता है, ठीक है जी। निशात मिल की एक्यूमुलेशन होनी चाहिए। और अगर निशात मिल की कॉल पे बात करें कि कब दी गई है, तो निशात मिल ऑलरेडी आपको सेलेक्टिव स्टॉक में भी दिया जाता है और अभी मुझे याद नहीं, ये पोर्टफोलियो में भी शायद है। 18 अगस्त को ऑलरेडी निशात मिल की कॉल दी जा चुकी है। और अगर आप निशात मिल को देखें तो निशात मिल उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो निशात मिल का एक बाइंग एरिया बताया गया है कि इस बाइंग एरिया तक आप इसमें जाएं और इसके बारे में सोचें। फिर उसके बाद और भी एक्यूमुलेशन की कॉलें दी गई हैं, जैसे मैं अगर आपको गिनवाना शुरू करूं तो बहुत सारे नाम हैं। चले मैं आपको जो 22 अगस्त को जो कॉलें दी गई हैं, कॉल की डिटेल में जाना तो लंबी बात हो जाएगी, मगर उसके बारे में बात कर सकते हैं। 22 अगस्त में दीवान फारूक भी दिया गया, GAL गैल दिया गया, गुलामत टेक्सटाइल दिया गया, OGDC दिया गया, पोल दिया गया, PPL दिया गया, PSO दिया गया, SGF दिया गया। तो ये तमाम वो स्टॉक हैं जो आपको दिए गए और इनकी ताज़ा पोजीशन बताई गई। हर स्टॉक को बाय नहीं करवाया गया। कुछ स्टॉक्स में बताया गया कि इसको कहाँ पे बाय करना है। कुछ जैसे दीवान फारूक का बताया, इसका सीधा सीधा टारगेट दिया गया क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में था। जैसे NRL है, TRG है, नेटसोल है, दे आर ऑलवेज इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ना। ये हम सेलेक्टिव स्टॉक में इनको लेके ही नहीं जाते। आमतौर पे रिफाइनरीज को पिछले कई दिनों से हम सेलेक्टिव स्टॉक में रखते ही नहीं हैं। तो कुछ स्टॉक शॉर्ट टर्म में होते हैं तो उनके तो ट्रिगर बेस्ड ट्रेडिंग होती है। एंट्री लेनी है तो उसी दिन टारगेट अचीव होगा और एंट्री कहाँ से लेनी है वो बता दिया जाता है। सेलेक्टिव स्टॉक्स में या पोर्टफोलियो स्टॉक्स में आपको ये बताया जाता है कि कहाँ पे से लेकर कहाँ तक बाइंग किया जाए। जिस तरह मैंने पिछले दिनों आपको जिक्र किया कि बैंक अल्फला बिल्कुल बॉटम पर बाय हुआ है 28 रुपये पे, 27 समथिंग का लो है, 28 पे वो बाय हुआ है। इस तरह और भी कई स्टॉक हैं और ये उसी वक्त हो सकते हैं जब आप फोकस हों और टारगेटेड हों। खैर बहरहाल लंबी गुफ्तगू हो गई। कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि स्टॉक्स पर ज़रूर मैं बात करूँ, तो मैंने आज बात की है और मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ाना आपको कुछ ना कुछ स्टॉक्स पर थोड़ी सी बात कर सकूं और आपको उसके बारे में अपडेट दे सकूं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।